नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गिरोह, पार्ट 8। हीरे कहाँ हैं? त्यागी चुप। हीरे हमारे हवाले कर दो तो तुम लोगों को छोड़ा जा सकता है, नहीं तो मौत मिलेगी, गुलशेर ने सख्त स्वर में कहा। त्यागी ने नजर घुमाकर घेरे खड़े चारों आदमियों को देखा। दो ने तो हाथ में रिवॉल्वर थाम रखी थी। क्या देखता है? गुलशेर खतरनाक स्वर में कह उठा। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कैसा विश्वास? नैनी को मैंने नहीं मारा। हमें इससे क्या? किसी ने भी मारा हो तो हीरो के बारे में बता। गुलशेर गुर्राया। पूरी बात सुन लो, उसी में तुम्हारा जवाब है। बोल। आधी रात को कॉटेज पर कुछ लोगों ने हमला किया। 3 लोग थे वे। नैनी को मार दिया। मैं इसलिए बच गया कि कॉटेज से बाहर निकलकर अंधेरे में छिप गया। वो लोग जाने कौन थे। जाते वक्त हीरो की दोनों बैग अपने साथ ले गए। त्यागी गंभीर था। और तू चाहता है कि मैं तेरी बात पर विश्वास कर लूं? जो सच था मैंने तेरे को बता दिया। तभी गुलशेर एक कदम आगे बढ़ा और त्यागी की तलाशी लेने लगा। जेब से रिवॉल्वर मिली, जिसे लेकर वो फिर से एक कदम पीछे हो गया। त्यागी की बेचैन निगाह गुलशेर पर थी। त्यागी का जरा भी इरादा नहीं था उन्हें हीरे या दीपा के बारे में बताने का। उसे पूरा विश्वास था कि देर सवेर वो इन लोगों से बच निकलेगा और वापस फिर दीपा से आ मिलेगा। उसके बाद मौज मस्ती की जिंदगी बिताएगा। बकवास मत कर, मुझे हीरे दे दे तो इसमें तेरा ही भला है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। रात जाने कौन 3 आदमी। जुबान बंद कर साले। गुलशेर ने गुर्रा कर उसके गाल पर चांटा मारा। बोलना है तो सच बोल, नहीं तो चुप रह। त्यागी गुलशेर को देखते अपना गाल मसलने लगा। आंखों में मजबूरी के भाव चमक उठे थे। डालो साले को वैन में, ये तो मुझे खास हरामी लगता है। गुलशेर दांत किटकिटाकर कह उठा। होटल पहुंचकर गुलशेर ने रोशन को मुंबई फोन किया। पता चला तू महाबलेश्वर गया था? रोशन की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या रहा वहाँ? मैं अभी भी महाबलेश्वर में हूँ, गुलशेर गंभीर स्वर में बोला। मैंने डकैती डालने वालों को पकड़ लिया है। वो? ये तो अच्छी खबर है, लेकिन हीरे हाथ नहीं लगे। मेरे पास वीरेंद्र त्यागी नाम का एक शख्स है। उसने हीरे कहीं रखे हैं, परंतु वो मुंह नहीं खुल रहा है। मुंह हम खुलवा लेंगे। कितने लोग पकड़े हैं? 4। उनमें से 3 तो पक्का डकैती में शामिल लोग हैं। चौथी लड़की है, बॉबी नाम है उसका। गुलशेर ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी रूप में उसका भी डकैती में हाथ है। पता चल जाएगा। तू सबको ले आ। कहाँ लाऊं? रोशन 2 पलों की खामोशी के बाद बोला। राणा साहब से बात करके बताता हूँ। गुलशेर फोन को कानों से लगाए रहा। दूसरी तरफ से रोशन दूसरे फोन से किशन लाल राणा से बात करने लगा। जल्दी ही फोन बंद करके गुलशेर से फोन पर कह उठा, सबको स्टेट में पहुंचा दे। ठीक है, गुलशेर ने सख्त स्वर में कहा और फोन बंद करके जेब में रखा और कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। मामू, सुंदरी और वीरेंद्र त्यागी एक कमरे में मौजूद थे। उनकी पहरेदारी के लिए 7 हथियारबंद आदमी कमरे में मौजूद थे। सातों सतर्क और कठोर व्यक्तित्व वाले लग रहे थे। मामू ने हटकर बैठे त्यागी को खा जाने वाली निगाहों से देखा, जबकि त्यागी इस वक्त दीपा और हीरो के बारे में सोच रहा था। देखा हरामी की औलाद, मामू गुर्रा उठा। ये सब तेरी गद्दारी का नतीजा है, वरना ये वक्त हम पर नहीं आना था। त्यागी ने मामू को देखा और कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। अगर तूने और नैनी ने गद्दारी न की होती तो हम सब कहीं बैठे मजे कर रहे होते। अब भी तो मजे हो रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या कमी है? बेटे, अब मजे किशन लाल राणा लेगा। वो हमें गोद में बिठाकर पुचकारेगा, लोरी देगा। त्यागी पुनः उसी अंदाज में मुस्कुराया। हीरे किधर हैं? पता नहीं। वो 3 लोग आए और नैनी को गोली मारकर सारे हीरे लेकर चले गए। और तूने जाने दिया? मैं क्या करता, अपनी जान बचाता या? त्यागी, सुंदरी दांत किटकिटाते कह उठी। ये कहानियां राणा को सुनाना, हमें नहीं। त्यागी मुस्कुराता रहा। राणा तेरा बुरा हाल करेगा, मामू बोला। मैं परवाह नहीं करता। परवाह करेगा। मैं राणा को जानता हूँ अच्छी तरह कि वो क्या है, लेकिन तू नहीं जानता। वो तेरे गले में हाथ डालकर ये बात बाहर कर लेगा कि तूने हीरे कहाँ रखे हैं। राणा को तुम आज के युग का दरिंदा भी कह सकते हो। बकवास, सब पता चलेगा, वो वक्त आ लेने दे। तूने गद्दारी क्यों की?
सुंदरी उसे कठोर नजरों से देखती कह उठी, गद्दारी? त्यागी हंसा, मेरी भूख ज्यादा थी, थोड़ी सी दौलत से मेरा कुछ नहीं बनता। 10-15 करोड़ हिस्से में आते तो क्या थोड़ी दौलत थी? मेरे लिए तो कम ही थी। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा त्यागी। मामू गुर्रा उठा, जब भी मौका मिला तेरा तो निपटारा कर दूंगा। त्यागी ने मामू को घूरा, मेरा निपटारा करेगा तू? शक है तुझे? त्यागी का निपटारा सिर्फ भगवान ही कर सकता है। तू मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखता मामू। त्यागी गुर्राया, मामू को जानता है तू? त्यागी ने खतरनाक नजरों से उसे देखा, ऐसे मत देख, मामू को हजम करना तेरे बस का नहीं। बहुत कुत्ती चीज हूँ मैं, जब वक्त आएगा तो तभी तुझे पता चलेगा। तेरे बाप देवराज चौहान को पता भी नहीं चला कि वो मेरे हाथों मारा जा रहा है। त्यागी गुर्रा उठा, फिर तू तो मेरे लिए कुत्ता घसीटा जैसा है। मामू और सुंदरी की नजरें मिली। वो नहीं चाहते थे कि देवराज चौहान के बारे में बात हो, परंतु इस बात का भी एहसास था कि त्यागी देर सवेर में देवराज चौहान का जिक्र अवश्य छेड़ेगा, और वो ही हुआ। जवाब में मामू व्यंग भरे स्वर में कह उठा, जिसे तू मेरा बाप कह रहा है वो बच गया है। क्या? त्यागी चौंका, देवराज चौहान जिंदा है? तेरे शब्दों के हिसाब से मेरा बाप जिंदा है। मामू कड़वे अंदाज में हंसा। त्यागी अविश्वास भरी नजरों से मामू को देखने लगा। क्या देखता है? विश्वास नहीं आ रहा क्या? तू झूठ बोल रहा है। ये कहकर अपने दिल को तसल्ली मत दे। देवराज चौहान सलामत है और इस वक्त अपनी सेहत का लाभ प्राप्त कर रहा है। कुछ ही दिन में वो गैराज से निकलकर पहले की तरह सड़कों पर दौड़ना शुरू हो जाएगा, समझा क्या? जगमोहन उसके साथ है और सबसे पहले वे दोनों त्यागी को ढूंढेंगे, यानी कि तेरे को। और तेरे को ये तो पता ही होगा कि देवराज चौहान अपने शिकार को ढूंढ ही लेता है। मैंने तो ये बात सुन रखी है, पता नहीं तूने सुन रखी है या नहीं, मामू ने व्यंग भरे स्वर में कहा। त्यागी के चेहरे पर अभी भी उलझन के भाव थे। बचना चाहता है देवराज चौहान से? सुंदरी बेहद शांत स्वर में कह उठी। तू सिफारिश लगा देगी? त्यागी तीखे अंदाज में कहकर हंसा। ऐसा ही समझ ले, सारे हीरे हमारे हवाले कर दे और तेरे को उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा, ये शर्त है, सुंदरी बोली। त्यागी के चेहरे पर कड़वे भाव छाए। इस बार वो गलती नहीं करूंगा जो पहले की थी, त्यागी वहशी स्वर में कह उठा। कैसी गलती? इस बार गोली देवराज चौहान के सिर में मारूंगा ताकि बचने की गुंजाइश न रहे, जैसे नैनी के सिर में गोली मारी। त्यागी ने दांत भींच लिए। 100 हरामी मरे तो ये पैदा हुआ होगा, मामू बोला। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इससे तो मैं बहुत शरीफ हूँ। वो 7 आदमी उनकी बातें सुन रहे थे। मैं देवराज चौहान को बता दूंगी कि तू अभी भी उसके बारे में क्या विचार रखता है। मैं उससे डरता नहीं हूँ, त्यागी सर्द लहजे में कह उठा। मौका मिलने दे, तेरे को मैं ही ठिकाने लगा दूंगी त्यागी। सुंदरी दरिंदगी से कह उठी। मर गए मुझे मारने वाले। त्यागी हंसा। इस बात का जवाब तो वक्त देगा कि। तभी दरवाजा धकेलते हुए गुलशेर ने भीतर प्रवेश किया और बोला, चलो अभी हमें मुंबई के लिए चलना है। इन सबके साथ बॉबी को भी बेसमेंट से ले आओ। एक आदमी कह उठा। ये अभी बातें कर रहे थे, इनकी बातों से पता चला कि इनके साथ डकैती में देवराज चौहान और जगमोहन भी थे। गुलशेर की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान? जगमोहन? क्यों? ये कौन है? मामू ने होठ भींच लिए। सुंदरी ने मुंह फेर लिया। तभी त्यागी कहर भरे स्वर में कह उठा। इनसे क्या पूछता है, ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। डकैती मास्टर देवराज चौहान का नाम सुना है? हाँ। गुलशेर एकाएक सतर्क दिखने लगा। उसी देवराज चौहान के साथ मिलकर हम सब ने डकैती की थी। गुलशेर हैरान सा खड़ा त्यागी को देखता रहा। और जगमोहन देवराज चौहान का ही साथी है। गुलशेर ने गहरी सांस ली, सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं तो पहले ही कह रहा था कि और लोग भी थे डकैती में। गुलशेर ने गहरी सांस लेकर कहा। डकैती मास्टर देवराज चौहान, बहुत नाम सुना है इसका, कभी ये नहीं सोचा था कि इससे ही वास्ता पड़ेगा। अब किधर है देवराज चौहान और जगमोहन? इन्हें ही पता होगा। त्यागी ने हंसकर मामू और सुंदरी को देखा। मैंने तो देवराज चौहान को 4 गोलियां और 1 चाकू मारा था। उसके बच जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये कहते हैं कि वो बच गया। हैरानी की खबर है मेरे लिए। गुलशेर ने मामू और सुंदरी से कहा। कहाँ है देवराज चौहान? हमें नहीं मालूम। मामू ने गोलमोल बात की।
वो घायल अवस्था में हमें पड़ा मिला था। जगमोहन उसे लेकर डॉक्टर के पास चला गया और हम महाबलेश्वर आ गए। किस डॉक्टर के पास गया है जगमोहन? गुलशेर ने पूछा। हमें नहीं मालूम। या आप बताना नहीं चाहते? गुलशेर ने सख्त स्वर में कहा। मालूम नहीं है हमें। सुंदरी ने इनकार में सिर हिलाया और त्यागी को देखा। अगर तुम बता दो कि हीरे तुमने कहाँ रखे हैं तो तुम्हें राणा साहब की दोस्ती के साथ 5 करोड़ दिए जाएंगे। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते कि रात को कॉटेज पर 3 लोगों ने हमला किया। वो नैनी को मारकर सारे हीरे लेकर चले गए और मैं छिपकर ही अपनी जान बचा सका। उस वक्त मेरे पास कोई हथियार नहीं था। त्यागी ने शांत स्वर में कहा। मैं तो विश्वास कर लूं, गुलशेर कड़वे स्वर में बोला, लेकिन राणा साहब को विश्वास कौन दिलाएगा? मैं दिला दूंगा, त्यागी ने लापरवाही से कहा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि राणा साहब बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें रिजल्ट पर भरोसा है, यानी कि हीरे चाहिए। किस हरामी से माथा मार रहे हो? सुंदरी ने कड़वे स्वर में कहा। ये कुत्ते की पूंछ का जुड़वा है। गुलशेर ने सिगरेट सुलगाई और सोच भरे स्वर में कह उठा। इस डकैती में देवराज चौहान, जगमोहन, त्यागी, नैनी, सुंदरी और मामू, यानी कि कुल 6 लोग थे। 7वां नाम भी जोड़ लो, संतलाल। त्यागी ने तीखे स्वर में कहा। ये कहाँ है? ऊपर, भगवान के पास, नैनी ने साफ कर दिया था। गुलशेर ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। तुम्हें? गुलशेर ने त्यागी से कहा। राणा साहब का डर नहीं लग रहा? मैं किसी से नहीं डरता, त्यागी ने शांत मुस्कान से कहा। पहले से ही ऐसे हो या अब ऐसे हुए हो? गुलशेर ने सख्त कड़वे स्वर में कहा। तुम्हें इससे क्या? मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब तुम्हें राणा साहब से डर लगेगा। गुलशेर खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। त्यागी ने होठ भींचकर गुलशेर को घूरा। ऐसे मत देख, आने वाले वक्त से डर। मैं किसी से नहीं डरता। ये भ्रम तेरा बहुत जल्दी टूट जाएगा, गुलशेर ने कठोर स्वर में कहा। इन्हें ले जाओ और बाहर वैन में बिठाओ। 7 आदमी उन तीनों को घेरे में लिए बाहर निकल गए। गुलशेर वहीं खड़ा गंभीर सा सोचों में डूबा रहा। फिर रोशन को फोन किया। तू सीधे राणा साहब से बात क्यों नहीं करता? रोशन ने कहा। नई बात पता चली है। गुलशेर ने गहरी सांस ली। बोल। डकैती देवराज चौहान ने की है। डकैती मास्टर देवराज चौहान? वो ही। पक्का? पक्का। 2 पलों के लिए रोशन की आवाज नहीं आई। जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं आ रहा। रोशन की आवाज कानों में पड़ी। विश्वास इसलिए नहीं आ रहा कि हमने कभी सोचा न था कि देवराज चौहान से इस तरह वास्ता पड़ेगा। हाँ, उसका एक साथी है जगमोहन। वो दोनों इस वक्त साथी है। देवराज चौहान को गोलियां मारी गई। डकैतों के एक साथी त्यागी ने ये काम किया, लेकिन पता चला है कि वो बच गया और कहीं पर इलाज करा रहा है। ये खबर राणा साहब को दे दे, गुलशेर ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान है कहाँ? ये नहीं पता। जिन्हें मैंने पकड़ा है उनमें से कोई जानता हो तो कह नहीं सकता। सुना है देवराज चौहान बहुत खतरनाक है। रोशन के शब्द कानों में पड़े। हिंदुस्तान का नंबर 1 डकैती मास्टर है, खतरनाक क्यों न होगा? गुलशेर ने गहरी सांस ली। तू सबको लेकर स्टेट पर पहुंच रहा है? हाँ, मैं चल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं राणा साहब से बात करता हूँ। गुलशेर ने फोन बंद किया और बाहर निकल गया। होटल की पार्किंग में खड़ी वैन पर पहुंचा। भीतर उसके आदमियों के बीच फंसे त्यागी, मामू, सुंदरी और बॉबी बैठे थे। गुलशेर वैन के आगे वाले हिस्से में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा तो वैन चल पड़ी। मुझे जाने दो, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? बॉबी कह उठी। अभी हीरे नहीं मिले, गुलशेर ने कहा। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों पकड़ रखा है? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी इस डकैती में किसी तरह का दखल रखती हो, गुलशेर ने बिना पीछे देखे कहा। मैं तो बिस्तर गर्म करने वाली हूँ, मेरा डकैती से क्या लेना देना, बॉबी ने झल्लाकर कहा। त्यागी ने बॉबी को देखकर कहा, तुम तो डकैती में शामिल नहीं थी। वो ही तो मैं कह रही हूँ, बॉबी जल्दी से बोली। इसे समझाओ, मेरी बात तो सुनता नहीं। त्यागी खामोश हो गया। चुप क्यों हो गए? तुम इसे समझाते क्यों नहीं कि मुझे छोड़ दे? मैं खामखा दूसरों के मामले में नहीं पड़ता। अजीब आदमी हो, औरत को देखकर तो बड़े बड़े पिघल जाते हैं, वो भी मेरे जैसी खूबसूरत औरत को देखकर। और तुम? मुझे पिघलाने की अपेक्षा तुम इसे, त्यागी ने गुलशेर की तरफ इशारा किया, पिघलाने की कोशिश करो।
कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये दिमाग से काम लेता है। तुम मुझे भले आदमी लगते हो। बॉबी मुस्कुराई। त्यागी भी मुस्कुराया। सुंदरी, बॉबी बोली, ये है कौन? इसे पहले कभी नहीं देखा। यही है जो देवराज चौहान को गोली मारकर हीरे लेकर खिसक गया था। सुंदरी ने जहरीले स्वर में कहा। ये है वो? अच्छा, फिर तो बड़ा हरामी है। बॉबी सक पकाकर कह उठी। दोपहर के 3 बज चुके थे। त्यागी अभी तक नहीं लौटा था। उसके इंतजार में दीपा मन ही मन परेशान हो रही थी, और वो लोग जो त्यागी को ढूंढते हुए आए थे वो भी दोबारा न लौटे थे। दीपा को समझ नहीं आ रहा था कि त्यागी ने आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्यागी वापस आ रहा हो और रास्ते में वैन वाले लोगों से टकरा गया हो। वे लोग ही त्यागी को कहीं ले गए हों। परंतु ये विचार दीपा ने मन से निकाल दिया कि ऐसा नहीं हुआ होगा। 4 बज गए। दीपा ने मन ही मन विचार किया कि वो खुद पोतड़ा बाजार तक होकर आती है, शायद कहीं पर त्यागी मिल जाए। हीरो के दोनों बोरे उसने वैसे ही ढके हुए थे। वो हीरो को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन त्यागी को भी ढूंढना जरूरी था कि आखिर उसने इतनी देर किधर लगा दी। यूं तो त्यागी के बारे में इस कदर चिंतित न होती, परंतु जो वैन त्यागी को ढूंढते हुए वहां तक पहुंची थी, उसकी वजह से दीपा को त्यागी की चिंता ज्यादा हो गई थी। वे लोग नैनी की कॉटेज पर गए। नैनी की लाश देखी, परंतु उसे नहीं बताया कि नैनी वहां मरी पड़ी है। देखने में भी वे लोग खतरनाक लग रहे थे। दीपा कॉटेज बंद करके पोतड़ा बाजार जाने के लिए चल पड़ी। आधे घंटे बाद वो पोतड़ा बाजार पहुंची। उसकी नजरें त्यागी को ढूंढ रही थी। पूरा बाजार 2 बार घूमी, जरूरत का थोड़ा बहुत सामान भी लिया, परंतु त्यागी कहीं न दिखा। बाजार से उसने सुआ और धागा भी ले लिया, बोरे को सिलने के लिए। उसके बाद मार्केट के आसपास भी देखा, परंतु कोई फायदा न हुआ। दीपा वापस चल पड़ी। कॉटेज पर पहुंची तो अंधेरा होने ही वाला था। कॉटेज पर पहुंचकर उसने सबसे पहले हीरो को देखा। वे सलामत मौजूद थे। दीपा को अजीब सा लग रहा था कि एकाएक ही त्यागी कहाँ गायब हो गया। तभी दीपा के मन में जाने क्या आया। वो कॉटेज से निकली और नैनी की कॉटेज की तरफ चल पड़ी। नैनी की कॉटेज पर पहुंचकर उसने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा वो छोड़ गई थी। नैनी की लाश वैसे ही पड़ी थी। दीपा वहां से निकली और वापस अपनी कॉटेज पर आ पहुंची। तब तक अंधेरा पूरी तरह घिर गया था। दिन भर त्यागी के इंतजार में वो कुछ खा भी ना सकी थी। लाइट जलाने के पश्चात उसने खाने को कुछ तैयार किया और सोचों में डूबी खाने बैठ गई। ये तो तय था कि कोई गड़बड़ हुई है, वरना त्यागी हीरो से दूर नहीं जा सकता था। क्या गड़बड़? त्यागी पक्का उन लोगों के हाथ पड़ गया है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। उन्होंने या तो त्यागी को पकड़ लिया है या उसे मारकर कहीं फेंक दिया है। इन दोनों बातों में से कोई एक बात तो थी ही। खाना समाप्त करके दीपा ने सोचा कि क्या करे। उसके पास 122 करोड़ के हीरे थे। इतनी बड़ी दौलत खामखा ही उसकी झोली में आ गिरी थी। उसे समझदारी से काम लेना होगा और इसी दौलत के दम पर उसे अपना भविष्य शानदार बना लेना चाहिए था। ऊपर वाले ने उसे मौका दिया था, परंतु पहले त्यागी का इंतजार करेगी। इतनी बड़ी दौलत पास होने पर उसे घबराहट सी हो रही थी। दीपा ने सुआ तैयार किया, उसमें धागा फंसाया और हीरो की बोरी का मुंह सिलने लगी। बोरी को बंद करना जरूरी था, तभी तो वो कहीं ले जाया जा सकता था। फंसी रही दीपा अपनी सोचों में। हीरो की बोरी सिलती रही। रात को जल्दी ही बेड पर जा लेटी। त्यागी के बारे में सोचती रही, हीरो के बारे में सोचती रही, अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। इन्हीं सोचों में उसे रात कब नींद आई पता ही न चला। अगले दिन सुबह 6 बजे उठ गई। त्यागी नहीं लौटा था। दीपा को अब तक पक्का यकीन हो गया था कि त्यागी के साथ कोई अनहोनी हुई है, तभी वो लौट नहीं सका, और अब भरोसा भी नहीं कि वो लौटे या न लौटे। अब उसे त्यागी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दीपा नहाने धोने के दौरान सोचती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए। यहाँ उसे किसी तरह का खतरा आ सकता है, क्योंकि उसके पास 122 करोड़ के हीरे हैं। दीपा को अपना ये विचार ठीक लगा। नहा धोकर उसने नाश्ता किया। इस दौरान दीपा शांत रही और सोचती रही। आखिरकार इस फैसले पर पहुंची कि उसे सारी दौलत के साथ मुंबई पहुंच जाना चाहिए। मुंबई उसका अपना शहर है। समझदारी और सब्र के साथ काम ले
तो धीरे धीरे मुंबई में अच्छी तरह पाँव जमा सकती है। दौलत खर्च करने में उसे सावधानी बरतनी होगी। दीपा ये जगह छोड़ने को तैयार थी। यहाँ से निकल चलने के लिए उसे कार चाहिए थी। टैक्सी पोतड़ा बाजार के स्टैंड से लाई जा सकती थी। दीपा ने वक्त देखा। सुबह के 9:15 बज रहे थे। तभी दीपा के कानों में इंजन की आवाज पड़ी। दीपा चौंकी। तो क्या त्यागी आ गया? वो फौरन खिड़की के पास पहुंची, बाहर झांका। देखते ही देखते गेट पर टैक्सी आ खड़ी हुई थी और उसने हॉर्न बजाया। टैक्सी? तो क्या कल त्यागी ने टैक्सी के लिए कह दिया था? दीपा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। टैक्सी ड्राइवर कार से निकलकर दरवाजे तक आ पहुंचा था। साहब ने कल टैक्सी के लिए बोला था। टैक्सी ड्राइवर ने कहा। हाँ भैया, दीपा कह उठी। लेकिन साहब को तो रात को ही अर्जेंट जाना पड़ गया, वो चले गए। ओह, तो टैक्सी नहीं चाहिए? चाहिए भाई, मैं टैक्सी के इंतजार में तो बैठी थी। मैं तो इसलिए उनके साथ न जा सकी कि भारी सामान है, उसे भी मुंबई ले चलना है। लेकिन साहब तो दिल्ली के लिए। दिल्ली का प्रोग्राम बदल गया है। अभी हमें 1 सप्ताह मुंबई में रुकना है। चलोगे मुंबई? जरूर चलूंगा मेम साहब। आओ, सामान उठाकर डिग्गी में रखो। दीपा ड्राइवर को भीतर हीरो के बोरों के पास ले आई। इन्हें डिग्गी में रखो। ड्राइवर ने झुककर एक बोरा उठाया। ये तो बहुत भारी है। कांच की सैंपल है दोनों बोरों में। मेरे पति सैंपलों का काम ही करते हैं। रखो भैया और जल्दी करो, मेरे पति मुंबई में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों बोरे डिग्गी में रखे गए। दीपा ने अपना कपड़ों का बैग तैयार किया और उसे लेकर टैक्सी में आ बैठी। चलो भैया। कॉटेज पर ताला नहीं लगाना क्या? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। जरूरत नहीं, ऊपर की कॉटेज तक गया है नौकर, वो आने ही वाला होगा, वो यहीं रहता है। ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। चल पड़ी दीपा 122 करोड़ के हीरो को साथ लेकर अनजान सफर के लिए। मंजिल लापता थी, ठिकाना भी कोई नहीं था, लेकिन उसे अपने पर भरोसा था कि वो सब ठीक कर लेगी। मुंबई में अपने पांव जमा लेगी। वो उसका अपना शहर था। दीपा को सफर शुरू किए 1 घंटा हो चुका था। कार तेजी से रफ्तार के साथ दौड़ी जा रही थी। पीछे वाली सीट पर बैठी दीपा अपने ही विचारों में गुम थी। वो मन ही मन प्लान कर रही थी कि मुंबई जाकर उसे अपनी सेटिंग कैसे करनी है, हीरो को किधर रखना है और धीरे धीरे कैसे हीरो को खपाना है। तभी ड्राइवर ने फुर्ती के साथ ब्रेक मारी। कार घिसटती चली गई। सड़क से रगड़ खाने पर टायरों की आवाज गूंजी। दीपा उसी पल सोचों से बाहर निकली। क्या हुआ? दीपा के होठों से निकला। मैडम, गड़बड़ है सामने। दीपा ने उचककर सामने देखा। एक कार आड़ी तिरछी सड़क पर रुकी हुई थी। उसका टायर ब्रस्ट था। 27-28 बरस का एक युवक कार की ओट में दुबका बैठा था। कार की बॉडी पर गोलियां धंसने के निशान नजर आ रहे थे। तभी वातावरण में 2 फायरों की आवाज गूंजी। कार की बॉडी में 2 और छेद हो गए। कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, घेर रखा है, दीपा ने कहा। मुझे भी यही लगता है, ड्राइवर बोला। मैं कार को बैक लेता हूँ, कहकर उसने पीछे देखा, परंतु पीछे भी 2 कारें आ खड़ी हुई थी। कार को वापस घुमा पाना आसान नहीं था। तभी वो युवक कार की ओट से निकला और उनकी तरफ दौड़ा। वो हमारी तरफ दौड़ा आ रहा है, दीपा कह उठी। उसी पल एक गोली चली, परंतु युवक बच गया। वो उनकी कार तक पहुंचा और दरवाजा खोलकर भीतर बैठता हुआ बोला, भागो यहाँ से, जल्दी। वो चीखा। उसकी कार के भीतर आ जाने से दीपा को अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। उसे भी गोली लग सकती थी। जल्दी से कार भगाओ, दीपा हड़बड़ाकर कह उठी। तब तक ड्राइवर कार दौड़ा चुका था। युवक कार में दुबका सा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। 2 मिनट बाद दीपा कह उठी, उठ जाओ, वो लोग पीछे रह चुके हैं। युवक अभी भी भयभीत था। वो सीधा होकर बैठा। दीपा ने देखा कि वो किसी अच्छे खानदान का लगता था। उसका चेहरा अभी भी फक था। शुक्रिया, युवक ने दीपा को देखकर कहा। दीपा मुस्कुराई, बोली, क्या हुआ था? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था कि एकाएक ही उसने वहां पर कार रोकी और बाहर निकलकर भाग गई और इसके साथ ही मुझ पर गोलियां चलने लगी। युवक ने अब तक अपनी सांसों पर काबू पा लिया था। मतलब कि उस लड़की ने तुमसे गद्दारी की? वो तुम्हारे दुश्मनों की यार थी? युवक ने सिर हिला दिया। नाम क्या है तुम्हारा? रजत माल्या। ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? क्या दुश्मनी? हम जैसे लोगों के दुश्मन तो खामखा ही पैदा हो जाते हैं। तुमने अजीत माल्या का नाम तो सुना होगा।
मुंबई का बिजनेस घराना। हाँ, दीपा एकाएक सतर्क दिखी। अजीत माल्या का नाम मैं बखूबी जानती हूँ। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, रजत माल्या। मोटी आसामी है, बेशुमार दौलत का मालिक। फिर तो तुम्हारी जान बहुत कीमती थी। अच्छा हुआ जो तुम बच गए, दीपा कह उठी। तुम्हारी मेहरबानी से बचा। अगर तुम मेरे बैठते ही कार दौड़ाने को न कहती तो वो लोग मुझे मार सकते थे। अब दीपा कैसे बताती कि अपनी जान बचाने की खातिर कार दौड़ाई थी, उसकी जान बचाने को नहीं। जवाब में दीपा मुस्कुराकर बोली, मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकती। कितनी अच्छी हो तुम। मेरी सलाह है कि तुम गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ दो, वरना दोबारा बड़ी मुसीबत में फंसोगे। अब नहीं मनाऊंगा। वो प्यार से दीपा को देख रहा था। अब क्यों नहीं? अब तुम जो मिल गई हो। मैं? दीपा पल भर के लिए सकपकाई। हाँ, पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन मुझे किसी की गर्लफ्रेंड बनना पसंद नहीं। दीपा ने तुरंत सिर हिलाकर कहा। तो क्या बनना पसंद है? पत्नी। मैं शादी कर लेना चाहती हूँ और किसी अच्छे लड़के की तलाश में हूँ। रजत माल्या ने दीपा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। दीपा ने शर्माने का दिखावा किया। पिताजी चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं हाँ नहीं कर रहा था। अब हाँ कर दूंगा। अब क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी हो। तुम्हें आज ही मैं पापा से मिलाऊंगा। दीपा ने इस तरह सिर झुका लिया जैसे दुल्हन बन गई हो। सोच रही थी कि पहले वीरेंद्र त्यागी उस पर मेहरबान हुआ तो 122 करोड़ की दौलत मिल गई। अब ये रजत माल्या उस पर मेहरबान हो रहा है तो क्या वो माल्या खानदान की बहू बन जाएगी? तभी रजत माल्या ने प्यार से पूछा, तुम मुझे अच्छी लगी हो। मैं तुम जैसी खूबसूरत लड़की से ही शादी करना चाहता था, जो समझदार भी हो। क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ, लेकिन तुमने अभी तक मेरा नाम तो पूछा नहीं। हमारे खानदान में जब भी बहू आती है उसे हम नया नाम देते हैं। तुम्हें भी नया नाम देंगे। तुम्हारे पुराने नाम से हमें कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे पापा ने मुझे पसंद न किया तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगा। ऐसा क्यों? मैं पापा को नाराज नहीं करना चाहता। उनकी सारी दौलत मेरी ही है, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार ही मैं शादी करूंगा। तुम पर उन्होंने ऐतराज किया तो मैं तुमसे शादी न कर सकूंगा। परंतु मुझे लगता है कि पापा तुम्हें पसंद कर लेंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दीपा मुस्कुराई। क्योंकि शायद तुम हो ही ऐसी। तुम्हें जो देखे वो ही तुम्हारा हो जाए। दीपा जानती थी कि वो है ही ऐसी। त्यागी को कितनी आसानी से उसने अपना दीवाना बना लिया था और उसकी दीवानगी में उसे पाने के लिए उसने नैनी तक की जान ले ली थी। किशनलाल राणा ने सिगरेट सुलगाई और सामने खड़े रोशन को देखा। रोशन सतर्क अंदाज में खड़ा राणा को देख रहा था। उन लोगों से जो खबरें मिली वो सब मुझे बताओ रोशन, राणा ने शांत स्वर में कहा। सर, रोशन कह उठा। वो कुल 7 लोग थे जिन्होंने डकैती डाली हमारे हीरो की। 7 के नाम बताओ, राणा ने कश लिया। देवराज चौहान, जगमोहन, संतलाल, सुंदरी, मामू, वीरेंद्र त्यागी और नैनी। इनमें से संतलाल और नैनी मारे जा चुके हैं। मारे जाने की वजह उनकी आपसी लड़ाई है। देवराज चौहान वो ही है जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैती मास्टर कहा जाता है और जगमोहन उसका खास साथी है। पता चला है कि सारे हीरे खुद हजम करने के लालच में वीरेंद्र त्यागी ने देवराज चौहान को गोलियां मार दी, परंतु पता चला है कि देवराज चौहान मरने से बच गया और कहीं पर सेहत का लाभ प्राप्त कर रहा है। कहाँ? ये नहीं मालूम हो सका। स्टेट में कौन कौन पहुंच गए हैं? सुंदरी की माँ और उसका पड़ोसी सतीश, रोशन ने बताया। मामू, सुंदरी, वीरेंद्र त्यागी और बॉबी नाम की लड़की है। बॉबी? ये क्या डकैती में थी? नहीं, लेकिन गुलशेर का कहना है कि इसका भी कोई वास्ता है डकैती से। राणा ने कश लिया। चेहरे पर सोच के भाव थे। सर? रोशन? राणा कह उठा। मैं देवराज चौहान के बारे में सोच रहा हूँ। जी। रोशन की निगाह राणा पर थी। देवराज चौहान का नाम तो बहुत सुना है। वो मुझे हमेशा अच्छा लगा, परंतु ये नहीं सोचा था कि वो कभी मेरी दौलत पर हाथ डाल देगा। उसने बुरा किया सर? बहुत बुरा। राणा ने मुस्कुराकर रोशन को देखा। काम करने से पहले उसे अच्छी तरह मालूम होगा कि वो आपकी दौलत पर हाथ डालने जा रहा है, रोशन ने कहा। यही तो दुख की बात है। मैं नहीं चाहता कि कभी मेरे और देवराज चौहान के रास्ते एक हों। आपके रास्ते में आकर देवराज चौहान ने गलत बात की है और वो ही अभी तक हमारी पकड़ से बाहर है।
रोशन राणा को देखने लगा। 2 दिन के भीतर देवराज चौहान और जगमोहन को स्टेट में पहुंचा दो, राणा ने कहा। वो दोनों कहीं छिपे पड़े हैं, रोशन ने धीमे स्वर में कहा। ढूंढो, मैं 2 दिन में उन्हें अपने सामने देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से उन्हें ढूंढने के लिए वक्त चाहिए। दोनों शातिर है, आसानी से हाथ नहीं आएंगे, और अब तक तो उन्हें पता भी लग गया होगा कि हम उन सब लोगों को पकड़ चुके हैं। वो सतर्क हो गए होंगे। मुझे वो दोनों अपने सामने चाहिए। राणा कठोर हो गया। जी, रोशन ने सिर हिलाया। राणा पुनः कुछ कहने लगा कि उसके कानों में कदमों की आहटें पड़ी। दोनों की निगाह दरवाजे की तरफ उठी। उसी पल गुलशेर ने भीतर प्रवेश किया। नमस्कार सर, मैं उन सबको स्टेट पहुंचा आया हूं। तुमने अच्छा काम किया जो उन सबको पकड़ लिया। ये काम आसान नहीं था, राणा बोला। गुलशेर खामोश रहा। लेकिन बात बनी नहीं, राणा मुस्कुराया। 122 करोड़ के हीरे हमें अभी तक नहीं मिले। वीरेंद्र त्यागी पक्के तौर पर जानता है कि हीरे कहाँ हैं। उसी ने ही हीरों को रखा है, गुलशेर कह उठा। परंतु वो बता नहीं रहा। कैसे बताएगा वो? मेहनत करनी होगी। आप एक इशारा कर दीजिए। फिर किशनलाल राणा कुर्सी से उठा और एक हाथ पीठ पर बांधे दूसरे हाथ की उंगलियों में दबी सिगरेट का कश लेते चहलकदमी करने लगा। उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव न थे। गुलशेर और रोशन की नजरें मिली, परंतु वे खामोश रहे। राणा ठिठका और पलटकर दोनों को देखा। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने डकैती डाली है वो सब मेरे हाथों में पहुँच जाएं। जी, गुलशेर ने सिर हिलाया। त्यागी से रोशन बात कर लेगा। तुम देवराज चौहान और जगमोहन को पकड़कर स्टेट पहुंचा दो। जी, गुलशेर ने पुनः कहा। कहाँ हैं वो दोनों? अभी तक तो नहीं मालूम, परंतु मालूम कर लूंगा। उन लोगों में से कोई देवराज चौहान और जगमोहन के ठिकाने के बारे में जानता है? राणा ने गुलशेर को देखा। यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। मालूम करो, पता करो। जैसे भी हो, देवराज चौहान और जगमोहन को पकड़ो। अपने साथ ऐसे आदमियों को लो जो उन्हें पहचानते हों। ये काम जितनी जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। कहो। वीरेंद्र त्यागी अगर जानता है कि हीरे किधर हैं, तो उससे ये बात मालूम कर लेनी बेहतर होगी। इतनी जल्दी क्यों? वो हमारी कैद में है। अगर उसने हीरे किसी के पास रख छोड़े हैं तो त्यागी को न आता पाकर वो हीरे लेकर खिसक सकता है। राणा ने कष्ट लिया और आगे बढ़कर सिगरेट ऐश ट्रे में डाल दी। इस तरह हीरे हमसे दूर हो जाएंगे। हमारी पहली ज़रूरत हीरों को वापस लाना है। रोशन पुनः बोला। यानी कि तुम समझते हो अगर देर हुई तो हीरे हमारे हाथों से दूर पहुंच सकते हैं? राणा कह उठा। मेरा यही मतलब है। राणा ने सिर हिलाया, दोनों को देखा। तुम्हारा क्या कहना है गुलशेर? मेरे ख्याल में रोशन को वीरेंद्र त्यागी से बात करने पर लगा देना चाहिए। ये उससे मालूम करता होगा कि हीरे कहाँ हैं। वैसे वो अक्खड़ सा इंसान है, आसानी से बताने वाला नहीं। हीरे के बारे में मैं पता कर लूँगा। कर। इधर मैं देवराज चौहान को जगमोहन को ढूंढता हूँ। तुम दोनों अपने अपने काम तेजी से करना। मैं ये मामला खत्म हुआ देखना चाहता हूँ। राणा से इजाज़त लेकर रोशन और गुलशेर बाहर निकले। वीरेंद्र त्यागी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा, गुलशेर बोला। मैं खुलवा लूँगा। तुमने ऐसा कर लिया तो अच्छा रहेगा, गुलशेर ने गंभीर स्वर में कहा। चलता हूँ मैं। तुम देवराज चौहान और जगमोहन को कहाँ ढूंढोगे? रोशन ने पूछा। उन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं होगा, लेकिन ढूंढना तो है ही, वरना राणा साहब मुझे उल्टा लटका देंगे। कभी कभी तो राणा साहब को मौका मिलता है हमें परखने का। ऐसे में हमें हर हाल में अपना काम उन्हें पूरा करके दिखाना चाहिए, वरना हमें नोट मिलने बंद हो जाएंगे। देवराज चौहान और जगमोहन नर्सिंग होम से बाहर निकले। देवराज चौहान अब बहुत हद तक ठीक था। यूं डॉक्टर ने एक दिन और आराम की सलाह दी थी, परंतु देवराज चौहान का मन नहीं था अब टिकने का। कई दिनों बाद देवराज चौहान खुली हवा में आया था। अभी तुम्हें 1-2 दिन और आराम कर लेना चाहिए, जगमोहन ने कहा। आराम ही है, मैंने क्या करना है? देवराज चौहान बोला। बंगले पर चलें? हाँ। टैक्सी ली और दोनों बंगले पर जा पहुँचे। जगमोहन ने कॉफ़ी बनाई और देवराज चौहान के सामने जा बैठा। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा। क्या खबर है? पूछा देवराज चौहान ने। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, फिर कॉफ़ी का घूंट भरा। चेहरे पर गंभीरता उभरी। वीरेंद्र त्यागी और नैनी दोनों ने ही गद्दारी की,
वो मिले हुए थे। देवराज चौहान ने पुनः कॉफ़ी का घूंट भरा। दोनों मिले हुए हैं, ये बात त्यागी ने मुझे तब बताई थी जब वो गोली चलाने जा रहा था। जगमोहन का चेहरा क्रोध से सुलग उठा। अब वे दोनों कहाँ हैं? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता, मेरा सारा ध्यान तुम पर था। मगर सुंदरी को किसी तरह पता लग गया कि नैनी की कॉटेज महाबलेश्वर में है। वो उसकी तलाश में महाबलेश्वर गई। वहाँ शायद उसे नैनी का कोई सुराग मिला। मामू मेरे साथ था। वो सुंदरी के पास महाबलेश्वर चला गया। उसके बाद मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली, बात नहीं हो पाई। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा। नैनी ने संतलाल को शूट कर दिया। कब? उसी दिन जब तुम्हें त्यागी ने गोली मारी। वो सबको मार देना चाहती थी, परंतु उसे ठीक से मौका नहीं मिल पाया। मैं सुंदरी के साथ रास्ते में उतर गया। सुंदरी अपनी बीमार माँ का हाल पूछना चाहती थी। संतलाल को ही मार सकी नैनी। मामू तब भाग निकला। देवराज चौहान का चेहरा दरिंदगी से भरने लगा। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि नैनी और त्यागी धोखा देने का इरादा रखते हैं? नहीं, जरा भी नहीं लगा। लगा होता तो वो कामयाब नहीं हो पाते। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। मैं त्यागी और नैनी को छोड़ूंगा नहीं। मामू या सुंदरी से बात नहीं हुई? नहीं। पता करो कि उन्हें कोई सफलता मिली कि नहीं, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन फोन निकालता गुस्से से कह उठा। तुम्हारी जान लेने में त्यागी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच निकले। हीरे लेकर भाग गया वो। उधर नैनी ने संतलाल को मार दिया। अगर मैं और सुंदरी तब साथ में होते तो वो हमें भी न छोड़ती। बहुत हो गया, अब सालों की खैर नहीं। जगमोहन ने सुंदरी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल होने लगी। बजती रही बेल, परंतु बात नहीं हो सकी। जगमोहन ने मामू का नंबर मिलाया। वहाँ भी बेल बजी। लंबी बेल बजने के बाद फोन बंद हो गया। कमाल है, जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा और पुनः सुंदरी का नंबर मिलाने लगा। दोनों ही बात नहीं कर रहे। सुंदरी के फोन की बेल पुनः बजी। हेलो, अनजानी सी आवाज़ जगमोहन के कानों में पड़ी, जबकि जगमोहन तो सुंदरी की आवाज़ की अपेक्षा कर रहा था। कौन हो तुम? फ़ोन तुमने किया है तो तुम ही अपने बारे में बताओगे, उधर से कहा गया। ये सुंदरी नाम की युवती का फ़ोन है। मैंने कब कहा कि ये मेरा फ़ोन है? तुम उस युवती के क्या लगते हो? उस युवती के क्या मतलब? तुम हो कौन? पलों की खामोशी के बाद आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। जिस युवती की तुम बात कर रहे हो उसके साथ एक आदमी भी है। दोनों का एक्सीडेंट हो गया है। मैं इन्हें लेकर अभी 10 मिनट पहले ही अस्पताल में पहुंचा हूं। अगर तुम इनके सगे हो तो फौरन अस्पताल में आ जाओ। ओह, जगमोहन के होठों से एक बहुत ही गहरी सांस निकली। महाबलेश्वर में? कहाँ पर? महाबलेश्वर? तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? उनका एक्सीडेंट मुंबई में हुआ है और दोनों इस वक्त नानावटी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती हैं। नानावटी? मैं अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता। मेरे अपने भी काम है। मैं जा रहा। रुको रुको, मेरे आने तक वहीं रहो। आ रहे हो? 1 घंटे में पहुँचता हूँ। जल्दी आना, इमरजेंसी के बाहर ही मिलूँगा। मैंने काली पैंट और पीली कमीज पहन रखी है। अगर तुम 1 घंटे से ज़्यादा लेट हुए तो मैं चला जाऊँगा। कहने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया था। जगमोहन ने फ़ोन जेब में डालते हुए कहा। सुंदरी और मामू मुंबई में आ पहुँचे थे। आज ही उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में हैं। तुम्हें नहीं मालूम था कि वो मुंबई में हैं? देवराज चौहान बोला। नहीं, जबकि उन्हें बताना चाहिए था। पता नहीं क्या हो रहा है। मैं नानावटी अस्पताल जा रहा हूँ। तुम आराम करो, सावधान रहना। सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं उनसे पूछूंगा कि नैनी या त्यागी के बारे में कुछ पता चला। 122 करोड़ के हीरो के बारे में शायद उनके पास कोई खबर हो। पता नहीं वो बात करने के भी काबिल हैं या मरने वाले हैं। सुनो, देवराज चौहान बोला, क्या ये त्यागी और नैनी की कोई चाल नहीं हो सकती? कैसी चाल? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें बुलाकर खत्म करने की चाल। जगमोहन कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। वो दोनों किसी भी हाल में हमारे सामने नहीं पड़ना चाहेंगे। 122 करोड़ के हीरे उनके पास है, ऐसे में वो क्यों हमारे सामने आएंगे? सुंदरी और मामू का महाबलेश्वर में होना, फिर अचानक ही पता चलना कि वो मुंबई अस्पताल में हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया है, और मुंबई आने पर उन्होंने तुम्हें खबर नहीं दी, देवराज चौहान ने कहा।
मैं सतर्क रहूँगा और किसी तरह की गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूँगा। एक बात और सोची जा सकती है, देवराज चौहान ने टोका। क्या? हो सकता है मामू और सुंदरी ने नैनी त्यागी से हीरे हासिल कर लिए हों और ये बात वो तुम्हें न बताना चाहते हों। जगमोहन के होठ सिकुड़ गए। ऐसा भी हो सकता है, देवराज चौहान पुनः बोला। कुछ भी हो सकता है, तुम सतर्क रहना। ये सारे झंझट त्यागी और नैनी की वजह से उठ रहे हैं। एकाएक जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा, एक बार ये दोनों हाथ लग जाए तो सारे हिसाब चुकता कर दूंगा। देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। जगमोहन बाहर निकल गया। जगमोहन ने अस्पताल की पार्किंग में कार रोकी और निकलकर इमरजेंसी की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों में वो इमरजेंसी के बाहर खड़ा था। तुरंत ही उसे वो व्यक्ति नजर आ गया जिसने काली पैंट और पीली कमीज पहनी हुई थी। जगमोहन उसके पास पहुंचा। वो गुलशेर था। जगमोहन उसे नहीं पहचानता था। हेलो, मैं जगमोहन हूँ, अभी हमारी बात हुई थी, जगमोहन बोला। दोनों ने हाथ मिलाया। मैं गुलशेर हूँ, जगमोहन बोला। आपसे मिलकर खुशी हुई कि आपने मेरी पहचान वालों को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, और ये तो मेरा फर्ज था। गुलशेर ने जगमोहन की आंखों में देखा। मैं तो आपकी भी पूरी सहायता करूंगा। मेरी सहायता? गुलशेर एकाएक कुटिलता से मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान साथ नहीं आया? जगमोहन चीख उठा। नजरें गुलशेर पर थी। अब कैसी तबीयत है उसकी? वीरेंद्र त्यागी ने तो उसे मार ही डाला था। तुम कौन हो? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। गुलशेर। कौन गुलशेर? किशन लाल राणा का खास आदमी। जगमोहन उसे देखता रहा। गुलशेर विशेले अंदाज में मुस्कुराता रहा। 122 करोड़ के हीरे कैसे हैं? मेरे पास नहीं है। जानता हूँ, त्यागी ले भागा। जगमोहन ने खुद को संभाला और बोला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ मेरी मुलाकात राणा के आदमी से होगी। मुझसे लगभग सभी मुलाकात कर चुके हैं। सब? देवराज चौहान, नैनी और संतलाल को छोड़कर। जगमोहन हालात को समझने की चेष्टा कर रहा था कि गुलशेर यहाँ किस फेर में है। संतलाल को नैनी ने गोली मारी और त्यागी ने नैनी को मार दिया। त्यागी ने नैनी को मार दिया? जगमोहन के लिए ये खबर नहीं थी। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम क्या? कहाँ मारा? महाबलेश्वर में, नैनी की कॉटेज पर। दोनों में दौलत को लेकर झगड़ा हो गया था। सब जानते हो? जगमोहन का दिमाग तेजी से दौड़ा। सब? त्यागी कहाँ है? राणा साहब की कैद में। और बाकी? वो भी, मामू, सुंदरी और बॉबी भी, और अब तुम भी। मैं भी? हाँ, तुम भी। जगमोहन का चेहरा सख्त हुआ। नजरें आसपास घूमी। तुम घेरे में हो, गुलशेर शांत स्वर में बोला। जगमोहन ने उसे देखा। सुंदरी और मामू को कहाँ पकड़ा? महाबलेश्वर में। लेकिन तुम बहुत आसानी से हाथ में आ गए। हीरे भी मिल गए होंगे? नहीं, वो त्यागी के पास है, कहीं रखे हैं और पता नहीं रहा। मैं तुम्हारी जेब से रिवॉल्वर निकालने जा रहा हूँ, सीधे खड़े रहना। जगमोहन जानता था कि इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। आसपास आदमी फैले थे उसके, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ऐसे लोगों का पता भी नहीं चलता कि कौन कौन उस पर निगाह रख रहा है। गुलशेर ने उसकी जेबों की तलाशी ली और रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रख ली। अब मेरे साथ आराम से चलोगे या धक्का मार कर ले चलूं? बोला गुलशेर। चलो। देवराज चौहान कहाँ है? दोनों एक तरफ बढ़ गए। गुलशेर ने उसका हाथ पकड़ रखा था। आराम से है। तुम्हारे गायब हो जाने से वो परेशान नहीं होगा क्या? तो क्या करूं? उसे भी बुला लो। गुलशेर मुस्कुरा पड़ा। तुम्हें उससे डरना चाहिए। वो राणा से नहीं डरा तो मैं उससे क्यों डरूं? जगमोहन ने होठ भींच लिए। तुम लोगों को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि राणा का माल हजम करना आसान नहीं होगा। ये बात त्यागी से कहो। डकैती तो देवराज चौहान ने डाली है, गुलशेर ने कहा। माल त्यागी के पास है। राणा की निगाह में तुम सब गुनहगार हो। भाड़ में गया राणा। जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। वो पापी हमें गुनहगार ठहराने का हक नहीं रखता। चोर चोर को चोर नहीं कह सकता। राणा से तुम इसी तरह बात करना, वो तुम्हें जवाब देगा। कुएं में गिरो तुम सब। गुलशेर जगमोहन को साथ लिए एक तरफ खड़ी कार के पास पहुंचा। दोनों ठिठके। जगमोहन ने आसपास नजरें घुमाई। कहाँ है तुम्हारे आदमी? तुम कार में बैठो। गुलशेर का हाथ अपनी जेब में पहुंच गया। मेरे आदमी यहीं हैं। तभी जगमोहन गुलशेर पर झपट पड़ा।
गुलशेर पहले से ही सावधान था। उसने फुर्ती से जगमोहन को संभाला और कार का दरवाजा खोलकर भीतर धकेल दिया, साथ ही रिवॉल्वर निकालकर उस पर तान दी। गुलशेर का चेहरा क्रूरता से भर उठा था। तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे से मुकाबला कर लोगे? गुलशेर कहर भरे स्वर में कह उठा। कमाल है, राणा से मुकाबला करना मना है, तुमसे मना है। तुम सब तोप हो क्या? तोप ही समझ, अपना अंजाम देख रहा है ना? तभी 4 आदमी वहां पहुंचे। भीतर बैठो और साले को दबा लो। गुलशेर गुर्रा उठा। पीछे वाली सीट पर जगमोहन को दबाए 3 आदमी बैठ गए। जगमोहन उनके बीच बुरी तरह फंस गया। गुलशेर ने ड्राइविंग सीट संभाली और चौथा उसकी बगल में बैठ गया। गुलशेर ने कार आगे बढ़ा दी। क्या मुसीबत है? जगमोहन बड़बड़ा उठा। क्यों बे? उसे दबाए पास बैठा आदमी कह उठा। गाली देता है? तू मेरा क्या लगता है जो तेरे को गाली दूंगा? जगमोहन ने गहरी सांस ली। अब की बार कुछ बड़बड़ाया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दूसरों की तरह जगमोहन भी फंसकर राणा के पंजे में जा पहुंचा था। जगमोहन ने स्टेट तक पहुंचने का सारा रास्ता देखा था। 1.5 घंटा कार दौड़ती रही थी और मुंबई से बाहर पहुंचकर आधा घंटा हाईवे पर दौड़ने के पश्चात वे लोग राणा स्टेट पहुंचे थे। बहुत बड़े विशाल गेट पर राणा स्टेट का बोर्ड लगा था। गेट नुमा फाटक बंद था। कार बंद फाटक के पास जाकर रुकी तो एक ने नीचे उतरकर फाटक की साइड में लगा बेल का स्विच दबाया। जगमोहन गुलशेर से कह उठा, मुझे पकड़ने का क्या फायदा? बहुत फायदा है। गुलशेर ने मुस्कुराकर गर्दन घुमाई और उसे देखा। तुम्हारी वजह से देवराज चौहान भी फंसेगा। उससे तुम लोगों को क्या फायदा होगा? राणा साहब उन सब लोगों को अपने सामने देखना चाहते हैं जिन्होंने उनके माल पर हाथ डाला। बेकार की बातें हैं ये सब। त्यागी को पता है कि हीरे कहाँ हैं और वो तुम लोगों के कब्जे में है। गुलशेर ने मुस्कुराकर गर्दन घुमाई। फाटक की छोटी सी खिड़की खुली थी और कोई बाहर देख रहा था। गुलशेर ने हॉर्न बजाया। अगले ही पल वो खिड़की बंद हो गई। त्यागी के अलावा तुम लोगों को सबको छोड़ देना चाहिए, जगमोहन बोला। राणा साहब सबको इनाम देंगे क्योंकि उनकी दौलत पर हाथ डालने की तुम लोगों ने हिम्मत दिखाई है। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ठीक समझे अब। तभी फाटक खुलता चला गया। फाटक खोलने वाले 2 हथियारबंद आदमी थे। कार आगे बढ़ गई। भीतर पक्की सड़क बनी हुई थी जो कि 2-3 तरफ जा रही थी। सामने किंतु बहुत दूर 3 मंजिला बंगला बना हुआ था जो कि सफेद और लाल रंग में चमक रहा था। रास्ते में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां आ रही थी। छोटे छोटे खूबसूरत पेड़ यहाँ वहाँ लगे हुए थे। माली पेड़ पौधों और क्यारियों में अपने काम में व्यस्त थे। एक तरफ मशीन से घास को बराबर किया जा रहा था। ये वास्तव में शानदार जगह थी। पक्की सड़क पर दौड़ती कार आधा किलोमीटर का रास्ता तय करके बंगले के पास पहुंची। वहां 3 कारें पहले से ही मौजूद थी। गुलशेर ने कार को बंगले के मुख्य दरवाजे के सामने न रोका। कार को बंगले की दाईं तरफ ले गया और एक बंद दरवाजे के सामने ले जाकर रोका। बहुत बड़ी जगह थी ये। कितनी बड़ी, जगमोहन अनुमान न लगा पा रहा था क्योंकि बंगले से इस जगह का किनारा कहीं भी नजर न आ रहा था। वहां से संतरों के पेड़ों के झुंड नजर आ रहे थे जो कि दूर थे। काफी लोग नजर आ रहे थे जो कि अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई भी खामखा इधर उधर नजरें नहीं दौड़ा रहा था। वे लोग जगमोहन को लिए कार से बाहर निकले। भीतर से दरवाजा खोलो, गुलशेर ने एक से कहा। वो आदमी तेजी से एक तरफ बढ़ता चला गया। यहाँ राणा ने अपनी दुनिया बसा रखी है, जगमोहन कह उठा। ये जगह राणा साहब का गढ़ है। यहाँ आ पाना संभव नहीं और बिना इजाजत जा पाना संभव नहीं। गुलशेर मुस्कुराया। वो तो लग ही रहा है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तुम यहाँ से राणा साहब की मर्जी से ही जा सकोगे और राणा साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उसके हीरे लूटने में मेरा हाथ है। सही समझे। हाथ कुछ लगा नहीं और राणा के कब्जे में खामखा पहुंच गए। जगमोहन कह उठा। जो किया है उसकी सजा भी मिलेगी। जगमोहन गुलशेर को देखने लगा। क्या देख रहे हो? गुलशेर कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। जो माल हमने लूटा, राणा ने भी तो वो माल कहीं से लूटा था। क्या कहना चाहते हो? जो पहले कहा था वही कह रहा हूँ। चोरों ने चोर को लूटा था। यह हलाल की कमाई नहीं थी राणा की। राणा की चीज सारी की सारी हलाल की होती है। गुलशेर हंसा। भाड़ में जाओ। तभी वो दरवाजा खुला। सामने वो ही आदमी दिखा जो कि दरवाजा खोलने गया था।
गुलशेर जगमोहन को लिए भीतर पहुंचा। पीछे 3 आदमी उसे घेरे हुए थे। साधारण सा कमरा था। कमरे में सोफा और एक तरफ डबल बेड लगा हुआ था। दोनों अन्य दरवाजे अन्य दिशाओं में खुल रहे थे, जो कि इस वक्त बंद थे। एक तरफ टेलीफोन रखा हुआ था। तो मुझे यहाँ पर रखोगे? जगमोहन कमरा देखता कह उठा। नहीं, तुम्हें इससे भी बढ़िया जगह रखा जाएगा, गुलशेर कड़वे स्वर में कह उठा। बढ़िया जगह? जगमोहन ने उसे देखा। गुलशेर जगमोहन के पास पहुंचा और उसकी तलाशी लेने लगा। तलाशी में उसका मोबाइल फोन निकालकर अपनी जेब में रख लिया। गुलशेर पलटा और फोन के पास पहुंचा। रिसीवर उठाकर उसने फुर्ती से डायल वाले कोई 4 नंबर दबाए और रिसीवर रख दिया। अगले ही पल कमरे में मध्यम सी आवाज उभरी और डबल बेड सरक कर एक तरफ होता चला गया। जहां से बेड सरका था वहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगी थी। चलो, गुलशेर ने जगमोहन को कहा। जगमोहन आगे बढ़ा और सीढ़ियों के पास छिटक कर नीचे देखा। सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थी। भीतर मध्यम सी रोशनी थी। पक्का इंतजाम कर रखा है? जगमोहन कह उठा। बहुत ही पक्का। नीचे उतर, गुलशेर ने तीखे स्वर में कहा। जगमोहन ने पैर आगे बढ़ाया और सीढ़ियां उतरने लगा। उसके बाद गुलशेर उतरा। दोनों नीचे उतरते चले गए। उसके पीछे कोई आदमी न आया। सीढ़ियां उतरकर गुलशेर ने एक तरफ दीवार पर लगा स्विच दबा दिया तो ऊपर सर का डबल बेड वापस अपनी जगह पर आता चला गया और अब ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रास्ता ही ना हो। जहां जगमोहन खड़ा था वहां मध्यम सी रोशनी थी। कुछ कदम आगे तिराहा नजर आ रहा था जहां पर्याप्त रोशनी थी। जगमोहन, गुलशेर व्यंग भरे स्वर में कह उठा, तुम ऐसी जगह पहुंच गए हो, यहाँ से अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। पक्का? जगमोहन ने गहरी सांस ली। ऐसी बातें करके अपने को झूठी तसल्ली मत दो और आगे बढ़ो, कठोर स्वर में कहा गुलशेर ने। जगमोहन आगे बढ़ने लगा। गुलशेर उससे 2 कदम पीछे था। तिराहे पर पहुंचते ही गुलशेर बोला, बाईं तरफ। जगमोहन बाईं तरफ मुड़ गया। वहां दूर तक जाती लंबी गैलरी थी और तेज प्रकाश फैला हुआ था। पक्का फर्श, पक्की दीवारें। 10 फीट चौड़ी गैलरी थी ये, जिसकी दोनों तरफ कोठरियां बनी हुई थी और उन पर लोहे की सलाखों वाले दरवाजे लगे हुए थे, ठीक किसी सरकारी जेल की तरह। 8 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी कोठरियां थी। कैसा लगा? गुलशेर का पीछे से कड़वा स्वर कानों में पड़ा। दिखने में अच्छा लग रहा है। राणा साहब से जो पंगा लेता है वो यहाँ पहुँच जाता है, जैसे कि मैं। हाँ, लेकिन तुम्हें यहाँ बोरियत नहीं होगी, तुम्हारे यार और भी हैं इधर। तभी जगमोहन ठिठका। एक कोठरी में 50 बरस का व्यक्ति बैठा दिखा। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। आगे बढ़ो, इस आदमी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जगमोहन आगे बढ़ा। 2-3 और लोग दिखे कोठरियों में बंद। फिर जगमोहन ठिठक गया। पास की कोठरी में सुंदरी दिखी, जो जगमोहन को देखते ही उछलकर खड़ी हो गई। तुम भी पकड़े गए? सुंदरी के होठों से निकला। कौन है? बगल वाली कोठरी से मामू की आवाज आई। होठ सिकोड़े जगमोहन आगे बढ़ा तो दूसरी कोठरी में सलाखों के पास मामू दिखा। तुम? उसे देखते ही मामू के होठों से निकला। जगमोहन मुस्कुराया। वो देखो, तुम्हारा खास यार, गुलशेर ने कहा। जगमोहन ने नजर घुमाई तो सामने वाली कोठरी में त्यागी दिखा। उसे देखते ही जगमोहन के दांत पिच गए। त्यागी फर्श पर दीवार से टेक लगाए बैठा उसे देख रहा था। तुम साले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जगमोहन गुर्रा उठा। तुमने देवराज चौहान को मारने की कोशिश? वो आया है क्या? त्यागी ने शांत स्वर में पूछा। कौन? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान। उसे ऐसी जगह पसंद नहीं है। और तुम्हें पसंद है? तुम आ गए? त्यागी हंसा। तुम नहीं बचने वाले। जगमोहन का चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने उसकी कोठरी का दरवाजा खोलना चाहा, परंतु वो बंद था। बहुत खून उबल रहा है। त्यागी पुनः हंसा। तभी जगमोहन को आगे वाली कोठरी में बॉबी, फिर सतीश और सुंदरी की मां बंद मिले। ये कौन है? जगमोहन ने गुलशेर को देखा। ये सुंदरी की मां है। ये सुंदरी का पड़ोसी सतीश है। इसी की वजह से तुम लोगों तक पहुंच सके। और ये बॉबी। कौन बॉबी? जबकि जगमोहन बॉबी के बारे में सब कुछ समझ गया था। देखा? बॉबी तीखे स्वर में कह उठी। ये भी मुझे नहीं जानता।
तुमने खामखा मुझे पकड़कर बंद कर दिया है। हीरों की डकैती में मेरा कोई हाथ नहीं, मुझे छोड़ दो। खामखा क्यों पाप सिर पर लेते हो? एक बात का जवाब दे दो, गुलशेर बोला। क्या? बॉबी ने सलाखों के पास आकर कहा। तुमने मामू से किस बात का 1 करोड़ लेना है? बताया तो, एक बार मामू मेरे से करोड़ की शर्त हार गया था, वो ही करोड़ लेना। जुबान बंद रखो, तुम सब कमीने हो, बॉबी ने गुस्से से कहा। गुलशेर ने दीवार पर लगे स्विच पर उंगली रखी और पास ही लगे छोटे से माइक में बोला, नरूला भीतर आओ। कहने के साथ ही गुलशेर ने स्विच पर से उंगली हटा ली। जगमोहन ने गुलशेर को देखा और कहा, अब तुम मुझे भी बंद करोगे? हाँ। उसके बाद देवराज चौहान को तलाश करूंगा, उसे भी यहाँ लाया जाएगा, फिर राणा साहब तुम सबसे मिलेंगे। देवराज चौहान तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो किधर, तुम हो उसके बारे में बताने वाले कि वो कहाँ मिलेगा। गुलशेर एकाएक खतरनाक स्वर में कह उठा। मैं? भूल में हो, मेरे गायब होते ही देवराज चौहान जगह बदल लेगा। वो तो तुम्हें अभी बता देना चाहिए कि वो कहाँ पर है। मैं? सपने देखना बंद करो तुम। तभी सामने का दरवाजा खुला और 2 आदमियों ने भीतर प्रवेश किया। आओ नरूला, एक शिकार और लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, बोला गुलशेर। कोई परवाह नहीं, मुझे काम में व्यस्त रहना अच्छा लगता है। नरूला पास आ पहुंचा। इसे बंद करना है? हाँ। नरूला ने जगमोहन की कलाई पकड़ी और एक कोठरी तक ले आया। उसके साथ आए दूसरे आदमी ने कोठरी का ताला खोला। नरूला ने जगमोहन को भीतर धकेला और दूसरों ने पुनः सलाखों वाला दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ये खतरनाक है, डकैती मास्टर देवराज चौहान का खास साथी है, गुलशेर ने कहा। यहाँ सब खतरनाक ही आते हैं, शरीफ आदमी राणा साहब से झगड़ा ही नहीं करेगा, नरूला ने हंसकर कहा। मैं जा रहा हूँ, गुलशेर ने कहा। रोशन साहब भी यहाँ हैं, नरूला बोला। यहाँ? गुलशेर ने नरूला को देखा। हाँ, रोशन साहब अभी पहुँचे हैं और इधर ही आ रहे हैं। ठीक इसी वक्त रोशन ने भीतर प्रवेश किया। तुम यहाँ? रोशन गुलशेर को देखते ही कह उठा। हाँ, गुलशेर मुस्कुराया। जगमोहन को लेकर आया हूँ। रोशन की गर्दन घूमी और भीतर बंद जगमोहन को देखा। खूब, ये भी आ गया। रोशन हंसा। तुम सच में बढ़िया काम कर रहे हो गुलशेर। गुलशेर मुस्कुराया। देवराज चौहान हाथ नहीं लगा? वो भी मिल जाएगा। तुम यहाँ कैसे? गुलशेर ने पूछा। वीरेंद्र त्यागी से पता करने आया हूँ कि उसने हीरे कहाँ रखे हैं, कहकर उसने सेल के भीतर मौजूद त्यागी को देखा। त्यागी आराम से बैठा था। हीरों के बारे में बताता है? रोशन ने त्यागी से पूछा। बताया तो है मैंने कि 3 लोग आए और नैनी को गोली मारकर हीरे ले गए। मैं? ये बात अब पुरानी हो गई है। रोशन का स्वर खतरनाक हो गया। नई बात बता। मेरे पास यही है बताने को। तो तू हीरों के बारे में नहीं बताएगा? जो जानता हूँ वही बताऊंगा, जो नहीं जानता वो कैसे बता सकता हूँ? रोशन दांत पीस उठा। बातों से ये रास्ते पर नहीं आएगा, बोला गुलशेर। तो लातों से ही सही। नरूला, निकाल इसे और ले चल 3 नंबर में। नरूला ने फौरन दरवाजा खोला और त्यागी को गर्दन से पकड़कर बाहर निकाला। त्यागी ने अपनी गर्दन घुमाई और तीखे स्वर में बोला, हाथ पांव मत चलाओ। मैं? ये वक्त हाथ पांव चलाने का ही है, नरूला ने कहा और त्यागी के चेहरे पर घूंसा जमा दिया। घूंसा लगते ही त्यागी के होठों से करहा निकली और नरूला के गाल पर घूंसा दे मारा। नरूला चीखा। तभी रोशन ने एक साथ त्यागी के पेट में 2 घूंसे लगाए। त्यागी दोहरा हो गया तो रोशन ने दोनों हाथ बांधकर त्यागी के कंधे पर मारे तो त्यागी संभल न सका और नीचे जा गिरा। हरामजादा, रोशन गुर्राया। अभी इसके कसबल निकल जाएंगे। नरूला और उसका साथी त्यागी को दोनों तरफ से थामे वहां से लेते चले गए। रोशन और गुलशेर की नजरें मिली। मैं तुम्हारे साथ रहूं क्या? गुलशेर ने पूछा। क्या जरूरत है? तुम देवराज चौहान को ढूंढो। इस हरामजादे से मैं जानकर रहूंगा कि हीरे कहाँ हैं। रोशन खतरनाक स्वर में कह उठा। वीरेंद्र त्यागी को 10 बाई 10 के कमरे में ले जाया गया। कमरे में खिड़की, रोशनदान जैसी कोई चीज नहीं थी। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी पड़ी थी। त्यागी को उस कुर्सी पर बिठाने के बाद उसके हाथ पांव बांध दिए गए। त्यागी इस दौरान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। रोशन, नरूला और साथ वाला व्यक्ति
उसके प्रति पूरी तरह सतर्क थे। त्यागी इस वक्त खुद को मजबूर पा रहा था। उसे याद नहीं कि पहले कभी उसने खुद को इतना असहाय महसूस किया हो। हाथ पांव बंद जाने की वजह से ये आशा भी खत्म हो गई कि मौका मिलने पर कुछ करेगा। कोई नाटक शुरू होने वाला है, त्यागी कह उठा। हाँ, रोशन कड़वे स्वर में कह उठा। तो शुरू करो। त्यागी के सिर के बाल रोशन ने मुट्ठी में पकड़े और खींच लिए। त्यागी के शरीर में पीड़ा की लहर दौड़ती चली गई। बोल, रोशन गुर्राया। क्या बोलूं? पीड़ा को दबाए त्यागी कह उठा। 122 करोड़ के हीरे कहाँ हैं? 3 चोर आए और रोशन ने उसी पल उसके सिर के बालों को जोरदार झटका दिया और दबा के पेट में घूंसा मारा। त्यागी के होठों से चीख निकल गई। पीड़ा से तड़प उठा। अब याद आया कि 3 चोर कोई नहीं थे। तूने ही हीरों को छिपा के कहीं रखा है। कैसे नहीं थे चोर? वो तीनों। रोशन का घूंसा उसके गाल पर पड़ा। त्यागी का सिर फनफना उठा। किधर रखे हैं 122 करोड़ के हीरे? मुझे नहीं पता। मैं। रोशन ने पुनः उसके सिर के बाल पकड़े और जोरों से खींचे। चीख पड़ा त्यागी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। हीरे बता, रोशन गुर्राया। मुझे नहीं पता। रोशन ने पुनः उसके सिर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और जोरों से झिंझोड़ा। त्यागी पुनः चीखा। बता, नहीं तो तेरा इससे भी बुरा हाल कर दूंगा। मैं नहीं जानता, सच में नहीं जानता। त्यागी पीड़ा से हाँफता कह उठा। मेरी बात का विश्वास करो। उस रात 3 चोर कॉटेज में आ घुसे। नैनी को उन्होंने गोली मारी और हीरो के दोनों बैग लेकर चले गए। मेरे पास हथियार नहीं था, इसलिए मैंने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। और साला, कुत्ता, हरामी, रोशन ने दांत किटकिटाते हुए कहा और त्यागी पर टूट पड़ा। लाते घूंसे त्यागी पर तेजी के साथ बरसने लगे। चीखें गूंज उठी त्यागी की। रोशन मारता ही रहा, पागलों की तरह। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।